बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही फेमस और पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्यूप्रम मेटेलिकम। क्यूप्रम मेटेलिकम, इसको मटेरियल मेडिका में क्यूप्रम मेट लिखा जाता है। क्यूप्रम मेटेलिकम बेसिकली कॉपर है, जिसकी सिंबल केमिस्ट्री में इलामत Cu है। इलामत इसकी Cu। कॉपर क्यूप्रम मेटेलिकम मिनरल किंगडम से इस रेमेडी का ताल्लुक है। मिनरल किंगडम हमारी सोर्सेज हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स में सोर्स और कोर्स। तो आज की ये मेडिसिन मिनरल किंगडम से ताल्लुक रखती है और मिनरल किंगडम के ग्रुप मेटल से। मेटल जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की रेमेडीज में हम डिस्कस करते हैं तो फैमिलीज पे जाते हैं, इसी तरीके से मिनरल्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे साल्ट, एसिड्स, अल्कलीस। तो ये मेटल ग्रुप से ताल्लुक रखती है, जैसे हमारी प्लम्बम मेट, जिंकम मेट, प्लेटिनम मेट। इसी तरीके से इसका नाम है क्यूप्रम मेट। यानी मिनरल किंगडम और मिनरल किंगडम के मेटल ग्रुप से इसका ताल्लुक है। अगर हम इस रेमेडी के मियाज़मेटिक बैकग्राउंड पे गौर करें तो इस मेडिसिन का मियाज़मेटिक बैकग्राउंड है सोरा, यानी इट इज एन एंटीसोरिक रेमेडी। ये एंटीसोरिक मेडिसिन है। इसको डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया, पोटेंटाइज्ड करके। डॉक्टर हनीमैन ने इस मेडिसिन से एक बहुत बड़ा काम लिया और एक दफा पूरी दुनिया में कॉलरा की वबा आई, एपिडेमिक कंडीशन ऑफ द कॉलरा, हैजा। उस कॉलरा की वबा में डॉक्टर हनीमैन ने इस रेमेडी को एक वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर कॉलरा के खिलाफ इस्तेमाल कराया। कॉलरा कॉलरा के अगेंस्ट इसको एक वेपन के तौर पर डॉक्टर हनीमैन ने इस्तेमाल कराया। डॉक्टर साहबान, आज की ये जो रेमेडी है, इसकी सिम्टम्स वर्स होती हैं फ्रॉम कोल्ड एयर, यानी ठंडी हवा से, कोल्ड एयर से इसकी जो तमाम सिम्टम्स हैं वो वर्स होती हैं। या इसको जहर है, मिनरल है, तो इसको बेसिक परचेज करके उसको फर्दर ट्रेचुरेट किया जाता है और ट्रेचुरेशन के मेथड्स के बाद इसकी फर्दर पोटेंसीज बनाई जाती है। अच्छा, अगर इसके हम कॉन्स्टिट्यूशन और फिजियोगनोमी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन और फिजियोगनोमी, यानी जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी फिजियोगनोमी है, इट इज सूटेड टू कार्बोनाइट्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। कार्बोनाइट्रोजिनाइड कार्बोनाइट्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो लोग, वो पेशेंट, वो अशखास जिनकी बॉडी में कार्बन और नाइट्रोजन की ज्यादती होती है। इस हवाले से हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं। हाइड्रोजिनाइड, जिनकी बॉडी में हाइड्रोजन यानी पानी की ज्यादती होती है, ऑक्सीजनाइड, ऑक्सीजन की ज्यादती, और कार्बो नाइट्रोजिनाइड। और ये सोरा मियाज़म के साथ को रिलेट करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, कार्बो नाइट्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग फेयर हेयर, जिसके फेयर बाल होते हैं। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है कि बिलखुसूस ये उन खवातीन के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच करती है हु हैव बॉर्न मैनी चिल्ड्रन, वो खवातीन जो बहुत से बच्चों को जन्म दे चुकी होती हैं। हु द वेमेन हु हैव बॉर्न मैनी चिल्ड्रन, जिनको हम गायनेकोलॉजी में मल्टी पारा कहते हैं, मल्टी पारा। तो ये चीजें इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखने वाली हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन का कॉन्स्टिट्यूशन, कार्बोनाइट्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, फेयर हेयर, और स्पेशली दोज वेमेन हु हैव बॉर्न मेनी चिल्ड्रन, यानी मल्टी पारा, मल्टी पारा फीमेल्स, इसका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम इसकी की नोट सिम्टम्स की बात करें तो डॉक्टर साहबान,
इस की नोट में 3 लफ्ज ही काफी हैं। 3 लफ्ज हमें याद रखने पड़ते हैं इस मेडिसिन को याद रखने के लिए। स्पाज्म, कन्वल्जन और क्रैम्प्स। स्पाज्म, कन्वल्जन और क्रैम्प्स, यानी इसके पेशेंट की कोई भी कंप्लेंट हो, किसी भी सिस्टम की एलिमेंट्स हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर उसमें हमें स्पाज्म, कन्वल्जन्स या क्रैम्प्स मिलेंगे, स्पाज्म, स्पाज्मोडिक इफेक्शंस, क्रैम्प्स एंड कन्वल्जन्स, स्पाज्मोडिक इफेक्शंस, क्रैम्प्स एंड कन्वल्जन्स, चाहे वो किसी भी सिस्टम की प्रॉब्लम हो, ये 3 अल्फाज इस मेडिसिन के की नोट हैं। जिस जगह पर हमें ये तीनों मिलेंगे वहां हम क्यूप्रमेट को जरूर कंसिडर करेंगे। अब अगर हम इसके मटीरिया मेडिका की सिम्टम्स की बात करें तो ये स्पाज्म का लफ्ज डॉक्टर बोरिक ने अपने मटीरिया मेडिका में, जहां उन्होंने कॉपर को लिखा है, तो तकरीबन कम से कम 10 मरतबा एक पेज की मेडिसिन में कम से कम 10 टाइम्स डॉक्टर बोरिक ने ये लफ्ज लिखा है स्पाज्म। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी अफिनिटी है इस मेडिसिन की स्पाज्म के साथ। मसलन डॉक्टर बोरिक लिखा है कि स्पाज्मोडिक इफेक्शंस, क्रैम्प्स, कन्वल्जन्स बिगिनिंग इन द फिंगर्स एंड टोज। वो कन्वल्जन स्पैज्म जो फिंगर्स और फिंगर टो से शुरू हो, वहां से ये स्टार्ट लेते हैं। क्लोनिक स्पाज्म्स, टॉनिक एंड क्लोनिक स्पाज्म्स जो एपिलेप्सी में पाए जाते हैं, इसलिए ये एपिलेप्सी की भी बहुत बड़ी रेमेडी है। एपिलेप्सी, मिर्गी में टॉनिक और क्लोनिक स्पाज्म्स, और बिलखसूस जो उसका ऑरा शुरू होता है नी जॉइंट से, नी से शुरू होता है उसका ऑरा एपिलेप्सी का, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अगर हम इसके माउथ की बात करेंगे, माउथ की, इसकी माउथ की एक कीनोट सिम्टम ये है कि इसको स्ट्रांग मेटेलिक टेस्ट महसूस होता है। एक तो सलेवा की जाती होती है, सलेवा हाइपर साल्वेशन जिसे हम कहते हैं, सलेवा की सेक्रेशन बढ़ जाएगी, उसके साथ पेशेंट को स्ट्रांग मेटेलिक, ये क्यूप्रमेट, स्ट्रांग मेटेलिक टेस्ट पेशेंट को महसूस होता है, स्ट्रांग मेटेलिक टेस्ट मरीज को महसूस होता है। एक और बड़ी फेमस पैथोलॉजिकल कंडीशन है स्टैमरिंग स्पीच। डॉक्टर बोरिक ने स्पेशली इसमें लिखा है पैरालिसिस ऑफ द टंग या स्टैमरिंग स्पीच। स्टैमरिंग स्पीच, स्टैमरिंग स्पीच वो लोग जो हल्काते हैं, जो रुक रुक के बोलते हैं दरमियान में, यानी कि रुक जाते हैं बात करते करते, तो स्टैमरिंग स्पीच में स्पेशली इसको कंसिडर करना है। स्टैमरिंग स्पीच, इसकी लेकेसिस के साथ इसकी अलामात मिलती हैं। कांस्टेंट प्रोट्रूशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ टंग लाइक अ स्नेक, जैसे एक सांप जुबान को बाहर निकालता रहता है, तो इसका मरीज भी लेकेसिस में भी ये है, कांस्टेंट प्रोट्रूशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द टंग, पैरालिसिस ऑफ टंग। लेकिन कॉपर में स्पैज्म, कन्वल्जन्स लेकेसिस से कहीं ज्यादा है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे लेक्सिस से। स्टैमरिंग स्पीच, पेशेंट हल्का के बोलता है, रुक रुक के बोलता है। अक्सर ये हमें पेशेंट मिल जाते हैं क्लिनिक पे जिनकी स्टैमरिंग स्पीच आ रही होती है, तो इसको कई दफा हमने इसमें प्रिस्क्राइब किया है। स्टमक में हिकफ, हिचकी, अब हिचकी की बहुत सी मेडिसिन है, नोजिया, वोमिटिंग, बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन जहां भी हिकफ प्रीसीडिंग द स्पाज्म, वही बात, स्पाज्म जहां पर आ जाएगा हिकफ के साथ, वहां क्यूप्रमेट। नोजिया, वोमिटिंग रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर विद कॉलिक, डायरिया, स्पाज्म, पेट में डायरिया है, दर्द है, लेकिन स्पाज्म, स्पाज्म कहते हैं जैसे एक ग्राफ की सूरत में पेन ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, ये जैसे पेन स्टार्ट हुआ, पेन स्लो 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 पीक में जाता है और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसको इस किस्म की वेव्स बनती हैं, स्पाज्मोडिक
कन्वल्जन, स्पाज्मोडिक इफेक्शन होती है। ऐसा दर्द तेज होता है, पीक पे जाता है और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये क्रैम्प्स या स्पैज्म अक्सर एब्डोमेन में हमें डायरिया, डिसेंट्री के साथ महसूस होते हैं। तो यही लिखा है डॉक्टर बोर्ग ने, हिकफ प्रीसीडिंग द स्पैज्म, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया विद कॉलिक, स्पैज्म, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक टेस्ट। एक इसकी और बड़ी अच्छी लामत है कि व्हेन ड्रिंकिंग द फ्लूइड descends with gurgling sounds. When drinking the fluid descends with gurgling sounds. जब मरीज पानी पीता है तो उसको पानी नीचे जाते हुए आवाज महसूस होती है। बड़ी एक यूनिक सी इलामत है कि जब भी मरीज पानी पीता है तो जैसे पाइप में से या किसी चीज में से कोई चीज गुजरती है तो उसको गरगलिंग साउंड आती है। When drinking the fluid descends, जब मरीज कोई भी फ्लूइड इनटेक करेगा और फ्लूइड नीचे जाएगा, विद गर्गलिंग साउंड्स, विद गर्गलिंग साउंड्स। अब हम स्टूल में आते हैं तो स्टूल में भी इसके कॉलरा विद क्रैम्प्स इन एब्डोमेन, ब्लैक, पेनफुली ब्लडी टेनिसमस, वही कि बिल्कुल इंटेस्टाइन्स के अंदर स्पैज्म आएगा, निचोड़ आएगा और साथ डायरिया होगा। फीमेल सिम्टम में, फीमेल में, अब फीमेल में भी इसमें डिस्मेनोरिया है, लेकिन डिस्मेनोरिया की तो बहुत सी मेडिसिन है। सीपीए भी हम देते हैं, पल्सटीले भी देते हैं, बर्नम ऑप्स भी देते हैं, उसमें हम कोलोसेंट भी देते हैं और भी बहुत सारी। इसमें मेंसेस टू लेट, क्रैम्प्स एक्सटेंडिंग इनटू द चेस्ट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सुप्रेशन ऑफ मेंसेस, इसमें स्पेज्मोडिक डिस्मेनोरिया होगा। स्पेज्मोडिक डिस्मेनोरिया गायनेकोलॉजी में लिखा जाता है कि वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जिसमें स्पेज्म महसूस हो, यानी वही ग्राफ को भी याद रखना है कि जहां पर भी ये ग्राफ ये तो वेव्स लाइक पेन्स आएंगी, वेव्स लाइक पेन्स, तो वहां पर स्पेज्मोडिक डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया होगा और स्पेज्मोडिक होगा तो उसमें के ऊपर मेट आएगी। अब इसमें हार्ट, हार्ट में भी हम इसको देते हैं इंजाइना पेक्टोरस, इंजाइना पेक्टोरस में, लेकिन इंजाइना पेक्टोरस में और साथ हार्ट में फैटी डिजेनरेशन होगी, पाल्पिटेशन होगी और बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी। दूसरा पेशेंट को पेन फिर वही स्पैज्म, जैसे चेस्ट को किसी ने जकड़ा हुआ है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम आते हैं तो पेशेंट को खांसी होती है, कफिंग एज अ गरगलिंग साउंड, spasms and constriction of chest, उस खांसी के साथ भी उस के साथ चेस्ट में मरीज को ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा चेस्ट किसी ने जकड़ के रख दिया है। स्पैज्मोडिक कंस्ट्रिक्शन, एस्थमा, स्पैज्मोडिक एस्थमा। स्पैज्मोडिक एस्थमा यानी आप अगर गौर करें तो हर पैथोलॉजिकल कंडीशंस के साथ तकरीबन लफ्ज स्पैज्मोडिक, स्पाज्म्स, कन्वल्जन्स और क्रैम्प्स आ रहा है। स्पैज्मोडिक एस्थमा, दमा, सांस तो रुके लेकिन साथ ऐसे लगे जैसे किसी ने शिकंजा लगा दिया है। स्पैज्मोडिक, स्पैज्मोडिक ऑफ द ग्लोटिस, यहाँ पर जो वाल्व होता है। स्पैज्मोडिक डिस्पनिया, तंगी तनफस, shortness of breath with spasm, shortness of breath with spasm। इसी तरीके से एक्सट्रीमिटीज में क्रैम्प्स इन कैल्व्स एंड सोल्स, यानी आपको पाँव में, एड़ियों में क्रैम्प्स महसूस होते हैं। क्लोनिक स्पैज्म्स बिगिनिंग इन द फिंगर्स एंड टोज। ये इसकी पूरी तस्वीर इसी 3 लफ्जों के इर्द गिर्द घूम रही है। लास्ट में डॉक्टर साहब एक इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को मैं बयान करूंगा। एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, एक डिजीज होती है जिसको विल्सन डिजीज कहा जाता है। विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज। अगर कभी
पैथोलॉजिकली डायग्नोज्ड केस कोई हमारे पास आ जाए, जो पेशेंट विल्सन डिजीज का शिकार हो। विल्सन डिजीज इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। विल्सन डिजीज है क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये लिवर के हेपेटोसाइट्स, जो हमारा लिवर है उसके अंदर जो हेपेटोसाइट्स हैं, लिवर के जो सेल्स होते हैं, उनके न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जीन्स लगे होते हैं जो एक प्रोटीन को तैयार करने में अपना किरदार अदा करते हैं। लिवर के सेल्स एक प्रोटीन को बना रहे होते हैं, उस प्रोटीन का नाम है सेरिलोप्लाज्मिन, CEURO, सीरिलो, CERULOPLASMIN, सीरालोप्लाज्मिन। सीरालोप्लाज्मिन ये एक प्रोटीन है जो लिवर के सेल्स तैयार करते हैं, और ये प्रोटीन कॉपर को अपने साथ बाइंड रखती है और कॉपर की मिकदार को रेगुलेट करती है। सेरोप्लाज्मिन इज अ प्रोटीन that is made in the liver. It stores and carry the copper. It stores and carry the copper from liver into the bloodstream and to the other parts of the body. तो बाजू का जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये प्रोटीन मुतासर होती है, तो बॉडी में, इंसानी बॉडी में कॉपर की ज्यादती हो जाती है, कॉपर एक्सेस में चला जाता है। नॉर्मल हमारी बॉडी में तकरीबन 50 to 120, 50 से 120 मिलीग्राम तक कॉपर मौजूद होता है, जहां तक तो जरूरी है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमें पता है कि कोई भी चीज ओवरडोज में जमा हो जाती है तो वो बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। तो विल्सन डिजीज में इन जीन्स के प्रॉब्लम की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि ये जो सेरेलोप्लाज्मिन प्रोटीन्स हैं ये सही तरीके से नहीं बन पाती, और कॉपर की स्टोरेज और कॉपर की ट्रांसपोर्ट और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको कहते हैं विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज, इट इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट प्रिवेंट्स आवर बॉडी from getting rid of extra copper in your system. Too much copper builds up in the liver. Too much copper build up in the liver. लिवर के अंदर कॉपर बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके आईज पर, ब्रेन पर, लिवर पर बुरे असरात होते हैं। द कॉपर collects in other organs just like eyes, brain, etc. and these organs become damaged. यानी कॉपर की ज्यादती हो जाती है, और कॉपर की ज्यादती की वजह से आईज, ब्रेन और लिवर डैमेज हो सकता है। इसको पैथोलॉजिकली क्या कहेंगे? विल्सन डिजीज। होती क्या है? कॉपर की ज्यादती। क्यों होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। लिवर के सेल्स सेरेलोप्लाज्मिन प्रोटीन नहीं बनाते, इसके लिए इसके टेस्ट का नाम भी सेरेलोप्लाज्मिन है। तो इस तमाम पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपने गौर किया है कि लुबेलुबाब क्या है? कॉपर की ज्यादती, कॉपर एक्सेस, सीयू एक्सेस हो गया। अब हम अपनी फिलॉसफी के लाइक्स के और लाइक्स प्रिंसिपल के तहत जिस चीज की ज्यादती हो गई, जो चीज बॉडी को डैमेज कर रही है, उसी चीज को पोटेंसी में और डाइल्यूशन में यूज कराएंगे। मसलन कॉपर 30, कॉपर 200 एक्सेट्रा। जब हम इसको पोटेंसी में यूज कराएंगे, इसी हमारी मेडिसिन को, क्यूप्रेमेट को, तो ये इस एक्सेस ऑफ कॉपर को काउंटर करेगी, एक्सेस ऑफ कॉपर के असरात को काउंटर करेगी। तो बाकी साइन एंड सिम्टम्स के साथ हमें पैथोलॉजिकली भी ये चीज याद रहनी चाहिए कि विल्सन डिजीज जिसमें कॉपर एक्सेस हो जाता है, उसमें भी हम इसको कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स। बाकी साइन एंड सिम्टम्स मैच कर लेंगे, लेकिन एक चीज इसमें मैच कर रही है
कि बॉडी के अंदर भी कॉपर की ज्यादती हो रही है। हमारे पास जो पोटेंटाइज्ड फॉर्म है वो भी कॉपर है। हम बॉडी को क्रूड फॉर्म में कॉपर नहीं दे रहे हैं, क्रूड फॉर्म में तो ऑलरेडी उसके पास ज्यादा है। उसके उसके टॉक्सिक असरात को, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम पोटेंसी में, डाइल्यूशन में, पोटेंसी में यूज कराएंगे तो वो उसके असरात को, विल्सन डिजीज को भी रिकवर करेंगे। ये इसकी मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन है। मोस्ट रिकमेंडेड पोटेंसी जो है फेवरेबल वो 30 और 200 मीडियम पोटेंसी, 30 200 ये इसकी बेस्ट पोटेंसीज हैं जो रिकमेंड की जाती हैं। बाकी पेशेंट्स की इम्यूनिटी और उसकी ससेप्टेबिलिटी के मुताबिक हम पोटेंसी को चॉइस कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम।